Okay, so in today's lecture we're going to discuss बच्चों DNA replication. Okay. It's a very very beautiful and a very interesting concept. Very interesting concept. DNA replication. Okay. You'll get a lot of anybody any idea what is DNA replication? Okay, so DNA replication. बच्चों देखो DNA replication मतलब क्या? DNA की जेरोक्स कॉपी बनाना, DNA को रेप्लिकेट कराना, एक से दो मतलब कंटिन्यूस का प्रोसेस चालू रखना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट पॉइंट इज बच्चों कि आपका डीएनए मॉलिक्यूल्स रेगुलेट करता है बहुत सारे प्रोसेसेस को बेटा. तो डीएनए मॉलिक्यूल इधर क्या है? हाँ, आपका डीएनए मॉलिक्यूल बहुत सारे प्रोसेस को रेगुलेट करता है बच्चों, है ना. एंड वही वो मॉलिक्यूल है जो बाकी मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. आपको पता ही होगा ये चीज तो, डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन्स. ये आपको मैंने पहले ही बता के रखा है. ये जो डीएनए टू आरएनए बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए टू प्रोटीन जो बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन. और ये पूरा है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? सेंट्रल डॉगमा. ये आपको पता है बच्चों. तो इसे एक चीज मालूम पड़ती है कि डीएनए ही है मेन. डीएनए इज द मास्टर, इट इज द मेन मॉलिक्यूल. ओके बेटा, इट्स अ मेन मॉलिक्यूल, it's a master molecule. It will undergo transcription and form RNA, and RNA will translate that message and form proteins. तो उसको हम आगे भी डिटेल में देखने वाले हैं, that is for sure. So there are two processes here that you should remember. आपको याद रखना है, DNA has to perform two important function. पहला हेटेरोलिटिक फंक्शन, कैलेक्टिक फंक्शन. इसका मतलब क्या? देखो बच्चों, एवरी पर्सन लुक्स डिफरेंट. पापा से, कुछ मम्मी से, है ना. यू नो वन थिंग, एक चीज समझना पहले तो, मम्मी का जो एक्स सेल है उसमें था 23 क्रोमोसोम्स, 23 क्रोमोसोम्स. एंड पापा के जो स्पर्म सेल है उसमें 23 क्रोमोसोम्स है. ये टुगेदर फॉर्म जाइगोट, ये टुगेदर फॉर्म जाइगोट. फिर जाइगोट में आगे डिवीजन होगा बच्चों, माइटोसिस होगा, और सेल्स बनेंगे बच्चों, है ना, जिसके 46 क्रोमोसोम्स ही होंगे. 46 क्रोमोसोम चलता रहेगा. इवेंचुअली फिर जाइगोट से पूरा एक ह्यूमन बीइंग बनेगा, पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा. ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल्स होंगे बच्चों, बहुत सारे सेल्स होंगे. और जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो भी एक सेल होगा बच्चों, राइट. सो अंडरस्टैंड बच्चों, आखिर डीएनए ने के अंदर जीन्स है, उसने मैसेज दिया और आखिर पूरा इंसान बन गया. तो डीएनए ने क्या किया? आरएनए ट्रांसक्रिप्ट किया. आरएनए से क्या बना बच्चों? प्रोटीन्स बना. प्रोटीन्स इज द बॉडी बिल्डिंग स्ट्रक्चर. तुम्हारा जो बॉडी बिल्डिंग स्ट्रक्चर है वही है. तो यहां पर एक जो फंक्शन है हेटेरोलिटिक फंक्शन. हेटेरोलिटिक फंक्शन का मतलब क्या होता है? व्हेन डीएनए directs the synthesis when DNA directs the synthesis of chemical molecules other than itself, खुद के अलावा किसी और का सिंथेसिस कर रहा है. मतलब डीएनए ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, आरएनए बना रहा है, आरएनए इवेंचुअली फिर प्रोटीन्स बना रहा है, बट यहां पर प्रोटीन्स बन रहे हैं. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल जब मैंने आपको बताया ट्रांसक्रिप्शन है ना, ट्रांसलेशन है, ये सब हेटेरोकैलेक्टिक फंक्शन के एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पर कुछ और बन रहा है. आरएनए बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग बना रहा है. लेकिन डीएनए का एक और फंक्शन है बच्चों जिसको हम बोलते हैं
ऑटोकैलेक्टिक फंक्शन। यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, डीएनए इज मेकिंग समथिंग अदर देन इट्स। पहले क्या था बच्चों, गेस करो, हेटेरोनिटी में क्या था बच्चों, कुछ और बना रहा था, आरएनए बना रहा था, प्रोटीन बना रहा था। तो इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन दिस, इट विल मेक इट्स ओन, क्योंकि डीएनए हर एक सेल में जाना चाहिए बच्चों, इट शुड गो इन ईच एंड एवरी सेल, सो डीएनए इज गोइंग टू मेक इट्स ओन कॉपीज। ओके, सो दैट इज नथिंग बट ऑटोकैलेक्टिक। समझ में आ गया? व्हेन डीएनए directs the synthesis of itself, of chemical molecules in DNA, there is a synthesis of DNA itself, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल रेप्लिकेशन जो अपन करने वाले हैं, तो ये देखो, इसको देखो, डीएनए बनना आरएनए, आरएनए बनना प्रोटीन, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ये सब हेटेरोकैलेक्टिक है, लेकिन अगर डीएनए खुद का सिंथेसिस कर रहा है, अगर डीएनए खुद का सिंथेसिस कर रहा है बच्चों, उसको हम बोलेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। और वो इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक सेल में डीएनए होता है, और हर एक सेल में बच्चों गेस करो, सेम डीएनए होता है, डिफरेंट डीएनए होता है, मुझे बताओ, हर एक सेल में सेम डीएनए होता है, डिफरेंट डीएनए होता है? हाँ बच्चों, हर एक सेल में सेम डीएनए होता है, डिफरेंट डीएनए होता है? एनीबॉडी? सेम डीएनए, अगर तुम ऐसा बोल रहे हो बच्चों, तो मेरे को एक बात बताओ, पैनक्रियास रिलीज करती है इंसुलिन जीन्स, तो देखो एक समझना, अलग अलग टाइप के सेल्स हैं, अलग अलग टाइप से, ये पैनक्रियास का सेल है, ये स्किन सेल है, ये लीवर का सेल है, अगर सबके अंदर डीएनए सेम है, तो सब, मतलब देयर विल बी सम जीन्स आल्सो, राइट, जो आरएनए बनाएंगे, आरएनए से प्रोटीन्स बनेंगे, तो सबके सब इंसुलिन बनाने चाहिए, ये भी इंसुलिन बनाना चाहिए, ये भी इंसुलिन बनाना चाहिए, ये भी इंसुलिन बनाना चाहिए, लेकिन इंसुलिन से पैनक्रियास में बनता है, ऐसा क्यों? इनमें इंसुलिन क्यों नहीं बनता और इनमें इंसुलिन क्यों नहीं बनता बच्चों? के सब में सेम डीएनए है, अगर सब में ऑल सेल्स इन बॉडी अगर सेम डीएनए है, तो ऐसा क्यों होता है बच्चों? एनीबॉडी? सी इट विल हैव, देखो इट विल हैव जीन फॉर इंसुलिन, even it will have gene for insulin, even it will have gene for insulin, but this is activated and this is not activated. कहते डोमिनेंट रिसेसिव, एक्टिवेटेड, नॉन एक्टिवेटेड, ये सब मैंने आपको बताया था बच्चों, तो दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, दिस थिंग्स आर टू कीप इन माइंड बच्चों, सर्टेन जीन्स आर एक्टिवेटेड एंड सर्टेन जीन्स आर नॉट एक्टिवेटेड। आई होप इट इज क्लियर बच्चों, इतना तो क्लियर है नाउ बच्चों? हाउ डज डीएनए रेप्लिकेशन एक्चुअली टेक प्लेस? तो समझने की कोशिश करना, डीएनए के स्ट्रैंड है, वहां पर न्यूक्लियोटाइड्स है, रेप्लिकेट करना है मतलब डीएनए की जेरॉक्स कॉपी बनानी है, तो ऐसा नहीं होता कि इससे एक नया बन जाता है, क्या होता है, ये दोनों भी स्ट्रैंड थोड़े से दूर जाता है, दूर जाने के बाद यहां पर एक नया स्ट्रैंड बनता है बच्चों, और यहां पर एक नया स्ट्रैंड बनता है, ओके? तो इस तरह से रेप्लिकेशन होता है बच्चों, इसको हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि देखो, जब डीएनए की कॉपी बनी, देखो अभी नया स्ट्रैंड बन गया, ओके, बट ये पुराने वाले के रेफरेंस से बना ना, पुराने वाला एक था, एक नया, पुराना नया, तो एक ये बन गया, फिर इस तरह से आगे चलता रहेगा बच्चों, है ना, पुराना एक स्ट्रैंड है ना इधर, तो इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव, राइट बच्चों, एवरीबॉडी?
Clear till here application? In eukaryotic organism, या before we start with that, simple definition में आपको लिखवा देता हूँ. The process by which DNA duplicates itself is called DNA replication. अच्छा बच्चों, लास्ट ईयर अपन ने ये भी पढ़ा था, सेल साइकिल. सबको याद है? सेल साइकिल में इंटरफेस था और एम फेज था. एवरीबॉडी रिमेंबर्स? हाँ. G1 फेज था, S फेज था, G2 फेज था. इंटरफेस में कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, है ना? याद है ना बच्चों? ये एम फेज शॉर्ट में बता दो. चलो फटाफट. ये एम फेज है, ये G1 फेज है, ये S फेज है, G2 फेज है. याद करो डीएनए रेप्लिकेशन किधर होता है? डीएनए रेप्लिकेशन कौन से फेज में होता है? S phase. एक्सीलेंट. नीट में क्वेश्चन आया हुआ है. डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन द एस फेज. इवन बोर्ड्स में भी पूछते ही है. सब जन याद रखना, यहाँ पर एस फेज में होता है. सेमी कंसेक्यूटिव मेथड होता है. अब इसका जो मेथड है बच्चों, ये डीएनए रेप्लिकेशन का सेमी कंजर्वेटिव मेथड, इट वाज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक. स्पेसिफिकली क्रिक ने. अब इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करना है बेटा, जो बहुत सिंपल है. आराम से हम देखेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. एकदम सिंपल है बच्चों, बहुत ज्यादा सिंपल है. अब देखना, समझना. सबसे पहले तो सबसे पहला स्टेप है, इट इज एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. समझने की कोशिश करना. मैंने तुमको बताया ये डीएनए है. ये सब क्या होते हैं बच्चों? ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है ना, तो आखिर जब हमको डीएनए का स्ट्रैंड बनाना है, मतलब हमको क्या बनाना है बच्चों? मुझे बताओ. If you are interested in making DNA का strand, what are we interested? If you are interested that what nucleotides, याद है ना लेक्चर नंबर 1 में आपको मैंने न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बताया था. वो न्यूक्लियोटाइड्स आने चाहिए और आने चाहिए, एक एक करके आने चाहिए और 2 स्ट्रैंड बनने चाहिए. यही है ना बच्चों? आखिर तो वही है ना? यही है ना बच्चों? हाँ. तो 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं बच्चों. लिखने के तरीके हैं AMP, GMP, CMP, TMP. ये सब के सब न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट है बच्चों. अब समझना बच्चों, इनका एक्टिवेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा. यही मेन है, यही तो रिपीट होने वाला है बच्चों. वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये चीज मेरी हमेशा याद रखना, बायोलॉजी में बिना तुम्हारे एंजाइम्स के कुछ नहीं होने वाला. ये सब वही है तुम्हारे एडेनाइन, ग्वाइनाइन, साइटोसिन, थाइमिन. और ये एमपी क्या है? मोनोफॉस्फेट. ठीक है. डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट. डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट. वैसे ही बाकी सब भी है, ये नाम है इसके अलग अलग. डीऑक्सी ग्वाइनोसाइन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीसाइटोसाइन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीथाइमिन मोनोफॉस्फेट. लिखने के तरीके बच्चों. अब इनको हमको एक्टिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि इनको एक्शन पे आना है बच्चों. देखो समझने की कोशिश करना बच्चों. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग. तुम्हारा जो स्ट्रैंड है बच्चों, उस स्ट्रैंड में कौन आने वाला है? न्यूक्लियोटाइड आने वाला है ना बच्चों. तो न्यूक्लियोटाइड को उनको एक्टिवेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. समझ रहे बच्चों? गेटिंग दिस पॉइंट? अभी एक्टिवेट कौन करेगा? दे आर एक्टिवेटेड बाय ATP in presence of an enzyme. In presence of an enzyme, phosphoryl, okay, phosphorylase.
इस एंजाइम के प्रेजेंट में रेप्लिकेट होता है बच्चों, सॉरी एक्टिवेट हो जाता है, इसको हम फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। तो अब तक क्या हुआ बच्चों, फर्स्ट स्टेप में तुम्हारा जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो एक्टिवेट होने शुरू हो गया, क्या उनको काम पे लगना है भाई, हमको चिपकना है एक एक करके, हमको डीएनए का स्टैंड बनाना है। अब न्यूक्लियोटाइड्स तुम्हारे एक्टिवेट हो गए, अब किधर से तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना, तो सेकंड है पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और इनिशिएशन पॉइंट। देखो समझना, किसी पॉइंट पे चालू होगा, किसी पॉइंट पे खत्म होगा। देखो डीएनए बहुत बड़ा है बच्चों, डीएनए के जिस पॉइंट पे रेप्लिकेशन होगा उसको हम रेप्लिकॉन बोलते हैं, ये ऑब्जेक्टिव याद रखना, रेप्लिकॉन बोलता है। अब समझना इसको, मैं व्हाट डू आई मीन टू से बाय दिस, व्हाट डू आई मीन टू से बाय दिस, समझना कॉन्सेप्ट है, स्ट्रैंड है डीएनए का, ठीक है। यहां पर तुम्हारे न्यूक्लियोटाइड्स है, बहुत लंबा स्ट्रैंड है, बहुत लंबा स्ट्रैंड है, इमेजिन करो, और तुम्हारे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स है, लेकिन ऐसा तो नहीं है स्ट्रैंड देखकर एप्लीकेशन करना शुरू हो गया, ऐसा तो नहीं होगा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो स्टार्ट होगा। तो जिस पॉइंट पे स्टार्ट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा ये लेट्स से ये टी ए टी टी, तो यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड होगा, ए टी टी ए है ना, तो इसको देखो डबल बॉन्ड, देखो ए और टी का डबल बॉन्ड होता है, सी और जी का ट्रिपल बॉन्ड होता है, दोनों में से किधर किधर कितना कौन सा आसान है बच्चों, डबल बॉन्ड जिधर होगा उधर आसान है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो रिकॉग्निशन साइट है, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जैसे रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो वो एक पॉइंट होगा जैसे स्टार्ट होगा, और ऐसे तो स्टार्ट नहीं होगा, ऑब्वियसली कुछ चाहिए होता होगा, ओके कुछ ना कुछ तुमको चाहिए होता होगा, क्या चाहिए होता होगा मैं तुमको बताऊंगा। तो दिस इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इस पॉइंट पे शुरुआत होने वाली है बच्चों, सबको समझ है, गेटिंग द पॉइंट। अब अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूं और यूकैरियोट्स की बात करूं, तुम तो प्रोसेस लगभग सेम ही है बच्चों। आपको याद होगा बैक्टीरिया, लास्ट में मैंने आपको बताया था बैक्टीरिया में कैसे डीएनए होते हैं बच्चा, सर्कुलर डीएनए होता है, तो वहां पर एक ही होगा, ओनली वन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं बच्चों और मल्टीपल होता है, मल्टीपल ओआरआई, इसको ओआरआई बोलते हैं हम, सॉरी ओआरई नहीं बोलते, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। समझ में आ गया बच्चों, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब क्या, जहां से शुरुआत होगी रेप्लिकेशन की, गेटिंग द पॉइंट बच्चों, एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट, जहां से शुरुआत होगी। अब शुरुआत तो इंपॉर्टेंट है ना बच्चों, ऐसे तो किधर से स्टार्ट नहीं हो जाएगा, इतना बड़ा डीएनए है, इतने सारे न्यूक्लियोटाइड है, किधर तो स्टार्ट, तो जिस पॉइंट पे स्टार्ट होगा उसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। एवरीबॉडी गॉट दिस पॉइंट बच्चों, गॉट दिस पॉइंट बच्चों, गॉट दिस पॉइंट, हाँ एवरीबॉडी।